नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हाईटेक टेक्नोलॉजी आ रही है, जो क्रिमिनल्स हैं उनके भी दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं हाईटेक होते जा रहे हैं। पहले बहुत सी चीजें नहीं थी, डीएनए नहीं था, फॉरेंसिक नहीं होती थी। इसके अलावा हम जब फोन नहीं होते थे तो लोकेशन ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जैसे जैसे फोन आए, आज की डेट में जो है हम किसी की भी लोकेशन इजीली ट्रैक कर सकते हैं। हम मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो किसी की लोकेशन आसानी से ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा सीडीआर डिटेल निकाल कर ये पता कर सकते हैं कि आप किससे, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कितनी देर आपने बात की। आज सीसीटीवी फुटेज हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, तो ये सारी चीजें हैं जिनके थ्रू हम कह सकते हैं किसी भी क्रिमिनल को पकड़ना आसान हो जाता है। लेकिन इसके और भी पहलू हैं। आज की डेट में जो क्रिमिनल हैं वो इतने, हम कह सकते हैं, इन सारी चीजों से वाकिफ हो चुके हैं कि वो कोशिश करते हैं जब भी कोई क्राइम को अंजाम देते वो इन सारी चीजों से परे होकर जो है काम करते हैं। लेकिन बात यह है कि जब क्राइम होता है तो कितना भी उसको प्लानिंग के साथ किया जाए, कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई सुराग जो है वो छूट ही जाता है। और वही एक छोटा सा सुराग, छोटा सा सबूत जो है वो कई बार क्रिमिनल्स को फांसी तक पहुंचा देता है, मतलब सजाए मौत तक उन्हें मिल जाती है। आज की कहानी भी जो है सजाए मौत तक पहुंचती है। लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अजीब है। आप जब भी देखते होंगे कि जो क्रिमिनल्स होते हैं जब वो क्राइम करते हैं तो क्राइम के बाद वो क्राइम को छिपाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्रिमिनल है, जो मुलजिम है, वो क्राइम करता है। क्राइम करने के बाद वो सच को उगलता है कि हाँ, मैंने क्राइम किया, ऐसे ऐसे हत्या की। उसे लगता था कि अगर हम सच बता देंगे तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इसके अलावा जो उसकी बाकी की जिंदगी आसानी से कट जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इवन जब ये मर्डर या हम कह सकते कत्ल होता है, उसके 24 घंटे के भीतर जो क्रिमिनल होता है, जो मर्डरर होता है, वो ये कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने ये कत्ल किया है। कहानी शुरू होती है गुलमर्ग। गुलमर्ग जो है एक कर्नाटक में जगह है और कुलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे कुलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में ही ये गुलबर्गा है, गुलबर्गा, सॉरी, गुलमर्ग नहीं, गुलबर्गा। और गुलबर्गा में जो है दो लोग थे। एक इम्तियाज अहमद था जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है, ये भी वहीं तैयारी कर रही होती है। पहले अभी तक ये ना तो एक दूसरे को जानते हैं, ना कभी मिले थे। अब एक कोचिंग संस्थान होते हैं, या हम कह सकते हैं दिल्ली एक बहुत बड़ा हब है, या पटना बहुत बड़ा हब है। आज की डेट में आप देखते हैं इलाहाबाद या नॉर्मली हर जगह पे लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इसके अलावा जो है लक्ष्मी भी जो है वो भी तैयारी कर रही थी। तैयारी करते हुए इन दोनों का सिलेक्शन जो है, ये ना तो कभी एक दूसरे से मिले हैं, ना एक दूसरे को जानते हैं। वहीं कर्नाटक में ही जो है इन दोनों का एक सरकारी स्कूल में जो है वो कुलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में ही सिलेक्शन हो जाता है, मतलब एक गवर्नमेंट टीचर हो जाते हैं। अब जब एक ही जगह पे टीचर थे तो रोज इनका मिलना जुलना होता था, रोज एक दूसरे से मिलते थे। धीरे धीरे दोस्ती होती है, दोस्ती से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है ये दोनों लगभग 6 साल एक साथ रहते हैं। 6 साल बाद जो है, 6 साल वक्त बहुत होता है। 6 साल वक्त बिताने के बाद ये तय करते हैं कि नहीं, शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अब बात ये थी कि एक हिंदू था, दूसरा मुस्लिम, एक हिंदू थी, दूसरा मुस्लिम था। तो यहाँ पर एक मजहबी जो है
मामला आ रहा था और इस पे जो है कहीं ना कहीं दोनों के घर वाले, दोनों की जो फैमिली थी वो राजी नहीं होती। इसके बाद होता क्या है कि ये लोग जो है 6 साल के बाद कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अभी तक जो है अपने घर पर जो है कोई भी जानकारी नहीं देते हैं कि, लेकिन घर वालों को ये पता था कि पढ़ने में ठीक ठाक थे, गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी थी। धीरे धीरे ये जानकारी वहां तक पहुंचती है, लेकिन दोनों की फैमिलीज जो थी वो पढ़ी लिखी थी, अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, दोनों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फैमिलीज भी धीरे धीरे मान जाती हैं। ये शादी इनकी 2011 में होती है। धीरे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद जो है इनका एक बेटा होता है और शादी के 3 साल बाद अब लक्ष्मी जो है वो एक कॉलेज में लेक्चरर है, प्रोफेसर है, और उसी कॉलेज में जो है, उसी स्कूल में जो हम कह सकते हैं इम्तियाज अहमद है, वो भी प्रोफेसर है और ब्रिलियंट स्टूडेंट हम कह सकते हैं, अच्छे पढ़ने लिखने में अच्छे, बाकी सारी चीजें। शादी के 3 साल बाद जो है लक्ष्मी की मां बीमार पड़ती है। अब जब लक्ष्मी तैयारी कर रही होती है उस वक्त जो है काफी घर से काफी दूर रहती है, तो कई बार जो है बात तो होती है लेकिन मिलना जुलना कम होता है। जब वो बीमार पड़ती है तो लक्ष्मी से कहती है कि तुम जो है अपना ट्रांसफर जो है अपने नेटिव प्लेस में, जहां पे उसकी मां रहती थी, वहीं पर करा दे। लक्ष्मी को भी लगता है कि ठीक ही रहेगा अगर ट्रांसफर जो है वो घर के आसपास हो जाता है। उसके बाद ये बात जो है वो इम्तियाज को बताती है। इम्तियाज भी कहता है कि ठीक है, माँ अकेली है, घर में भी कोई है नहीं, ट्रांसफर करा लेना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी एक बात कहती है कि ट्रांसफर मैं अकेले नहीं लूंगी, तुम भी एप्लीकेशन दो और दोनों साथ में ट्रांसफर कराते हैं। दोनों एप्लीकेशन जाती हैं, लेकिन लक्ष्मी जो है वो अपनी परेशानी लिखती है कि माँ बीमार है और घर में कोई है नहीं, तो उसकी एप्लीकेशन जो है 2014 में जो है मतलब एक्सेप्ट हो जाती है। 2014 में जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है उसके बाद लक्ष्मी अपना सामान वगैरह पैक करती है और वो अपनी माँ के घर चली जाती है। फिर वो यहीं रहने लगती है। उसकी माँ जो थी वो भद्रावती में रहती थी। अब लक्ष्मी का तो ट्रांसफर हो गया था, लेकिन इम्तियाज का अभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ था। उसके पीछे कारण था कि कई बार आपने देखा होगा कि लेडीज को प्रेफरेंस जल्दी दे दिया जाता है, कई सारे, एक तो प्रेगनेंसी के मामले में या उनको कई सारी लीव मिल ही जाती हैं। इम्तियाज का ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन अब था ये कि हर वीकेंड पर जो है इम्तियाज लक्ष्मी से मिलने भद्रावती आया करता था। शनिवार को आता था, संडे को रुकता था और शाम को निकल लेता था। 2014 में लक्ष्मी का ट्रांसफर हो जाता है। 2016 आते आते जो इम्तियाज की एप्लीकेशन थी वो भी एक्सेप्ट हो जाती है और इम्तियाज का भी ट्रांसफर जो है भद्रावती हो जाता है। इम्तियाज भी अपना सामान पैक करता है, वो भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन अब बहुत सी चीजें बदल चुकी थी। अभी तक आपने कई सारे केसेस देखे जिसमें एक हिंदू लड़की होती और मुस्लिम लड़का होता, फ्रिज वाले केस, दुनिया ब्ला ब्ला, कई सारी ऐसी चीजें हुई। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की, और उसने मुस्लिम लड़के को जो है निपटा दिया। अब यहां पर ये होता है कि इम्तियाज सारी चीजों से अनजान था। 2 सालों में जो है लक्ष्मी काफी बदल जाती है। लक्ष्मी का बिहेवियर से लेकर बाकी सारी चीजें, बात करने का तरीका, बहुत सी चीजें बदल जाती। उसके पीछे कारण ये था कि लक्ष्मी का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था कृष्ण मूर्ति। वो बचपन का दोस्त था और जब वो लक्ष्मी चली गई थी प्रिपरेशन करने, उसके बाद से वो दोनों मिले भी नहीं थे। कहीं ना कहीं पहले उन दोनों में थोड़ा बहुत अफेयर रहा भी होगा। अब जब लक्ष्मी वापस आती है टीचर बनकर,
तो अब वो बचपन का दोस्त धीरे धीरे मुलाकातें होने लगती है, मुलाकातें होते होते दोस्ती जो होती और गहरी होती जाती है, और वो गहरी दोस्ती जो है वो धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। इसके बाद जो है जब इम्तियाज आता था कभी शनिवार को या जब भी, तो लक्ष्मी यही कहती थी कि ये मेरा कजिन है, पास में ही रहता है, और इम्तियाज को इस बात पर कभी शक भी नहीं होता था और उसे इस बात का कोई मलाल भी नहीं था कि लक्ष्मी अकेली रहती है, कोई मदद के लिए अच्छा ही है। लेकिन जब 2016 में इम्तियाज का ट्रांसफर हो जाता है, इम्तियाज वहां परमानेंटली रहने आ जाता है। अब अभी तक ये खुलकर मिलते थे, लेकिन अब ये खुलकर नहीं मिल सकते थे, लेकिन मिलते थे। अब धीरे धीरे ये दोनों प्लान बनाते हैं कि अगर हमें मिलते रहना है तो इम्तियाज को ठिकाने लगाना पड़ेगा। इम्तियाज एक वेल एजुकेटेड इंसान और बहुत ही हम कह सकते हैं कि गंभीर व्यक्ति, क्योंकि एजुकेशन जो है अगर ठीक से किताबें पढ़ी जाए तो वो कहीं ना कहीं गंभीर बना ही देती हैं। तो वो एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति, एक अच्छा इंसान वही रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये बात इम्तियाज के कानों तक पहुंचती है। जब ये इम्तियाज को ये बात पता चलती है तो अपनी सास से बात करता है। सास से बात करने के बाद वो लक्ष्मी से भी बात करता है। लक्ष्मी से बात करने के बाद वो कृष्णमूर्ति से बात करता है। कृष्णमूर्ति से बात करने के बाद वो उसकी फैमिली से भी बात करता है और कहता है कि हमारी जो शादीशुदा जिंदगी है उसको बर्बाद करने की कोशिश ना की जाए। लक्ष्मी को ये सारी बातें नागवार गुजरती हैं, उनके लिए इसका मतलब कुछ और था। लगभग मार्च 2016 में ये ट्रांसफर होके आया था और अभी 4 साल ही हुए थे। लक्ष्मी एक प्लान बनाती है 7 जुलाई 2016 को। वो कृष्णमूर्ति से कहती है कि आज जो है मैं इसको खाने में, डिनर में नशीली दवा दूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगी और तुम आ जाना। खाना देने के बाद जो है उसी में जो है कुछ पॉइजनस चीजें दी जाती हैं। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब लक्ष्मी को ये बात पता लग जाती है कि वो बेहोश हो चुका है, उसके बाद जो है वो कृष्णमूर्ति को कॉल करती है। कृष्णमूर्ति आता है, उसके हाथ में जो है एक रॉड लोहे की और समथिंग कुछ और चीजें होती हैं। वो आता है, वो सीधा उसी रूम में जाता है जिसमें जो है एक हथौड़ा होता है हाथ में उसके। वो उसी रूम में जाता है जिसमें जिसमें जो है इम्तियाज लेटा हुआ था। वो नींद में नहीं था, वो बेहोश हो चुका था। उसके सर पर वार करता है और धीरे कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। जब ये पता चल जाता है कि वो मर चुका है, उसके बाद कृष्णमूर्ति अपने एक कजिन को कॉल करता है। वो एक कार लेकर आता है। उसके बाद उसका कार में उसकी लाश को जो है डाला जाता है। वहां पर जो बेडशीट होती है जो खून से लथपथ हो गई थी उसको बदला जाता है। फिर जो खून वगैरह था उसको साफ किया जाता है और रात में ही ये लोग लेकर उसको जो है निकल जाते हैं और वहीं भद्रावती नदी में जो है, भद्रा नदी में जो है उस लाश को फेंक देते हैं। उसके बाद कृष्ण मूर्ति जो है वो अपने घर चला जाता है उसने कजिन के साथ, और ये जो लक्ष्मी होती है वापस अपने घर आ जाती है। अपने बेटे के साथ सोने की कोशिश करती है, क्योंकि माँ बीमार ही रहती थी तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको इतना पता भी नहीं चलता था। लेकिन ये सो नहीं पाती है, पूरी रात ये जो है सोचती रहती है। अब धीरे धीरे इसको डर भी लगने लगता है। ये पूरी रात चैटिंग करती रहती है कृष्णमूर्ति से। कृष्णमूर्ति से कहती है कि मुझे अब बहुत डर लग रहा है। कृष्णमूर्ति कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो किसी को पता भी नहीं है कि तुमने मारा है या लाश का, तो हम लोगों ने लाश को नदी में फेंक दिया है, किसको पता चलनी है। ये सारी चीजें होती रहती है। अब कहीं ना कहीं जो लक्ष्मी थी उसके दिमाग में ये चीजें घर करने लगी थी कि उसने गलत कर दिया है। फिर वो एक प्लान बनाती है।
वो प्लान ये बनाती है कि मैं इम्तियाज के भाई को कॉल करूं और उसको कहूं कि इम्तियाज जो है वो मुझे बहुत टॉर्चर करता था, मैं उससे बहुत तंग आ चुकी थी, उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जिसकी वजह से वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर चुका था और इसलिए आज जो है गलती से मैंने उसकी हत्या कर दी है। और अगर ये बातें तुम पुलिस तक पहुंचाओगे तो जो इम्तियाज की निशानी है या जो मेरा बेटा है उसकी देखभाल कौन करेगा। ये बातें सोच रही होती, पहले उसको ख्याल आता है कि ये बात जो है मैं कृष्णमूर्ति से डिस्कस करके तब कहूं, लेकिन फिर उसे लगता है कि कृष्णमूर्ति ने मना कर दिया फिर क्या होगा। उसके बाद वो इम्तियाज के भाई को कॉल लगाती है और उसको सारी बातें जो है वो बताती है, एक जो स्टोरी उसने क्रिएट करी थी वो बताती है। जब ये बात इम्तियाज का भाई सुनता है उसे भरोसा ही नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इम्तियाज जो था वो एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति था और मारना और टॉर्चर करना किसी को तो उसने, इवन वो कभी हाइपर भी नहीं होता था। तो ये सारी बातें इम्तियाज के भाई को पता थी कि वो कभी इतने दिन हो गए उसने कभी घर में ऐसा कुछ किया नहीं है, उसको इतने दिनों से जानता था। फिर उसको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि दाल में कुछ काला है। इवन जब वो कभी लक्ष्मी की माँ से मिलने आता था इम्तियाज का भाई या उसके घर वाले, तो लक्ष्मी की माँ भी जो है इम्तियाज की तारीफ करती थी कि जब भी वो स्कूल जाता था सुबह तो उसकी माँ से मिलके जाता था, बाकी दुआ सलाम होती थी, तो हमेशा तारीफ ही होती थी। तो अगर ऐसा कुछ था तो कभी तो इस बात का जिक्र किया होता। इसके बाद जो है इम्तियाज का भाई सीधा पुलिस के पास जाता है, वो पुलिस को सारी जानकारी देता है जो जो लक्ष्मी ने बताई थी और कहता है कि मेरी भाभी ने ऐसा ऐसा कहा है, इतना जो है ये सारी बातें बताई है। अब पुलिस जब सारी जानकारी सुनती है, सारी कहानी सुनती है, उसके बाद वो देखती है कि ना तो इम्तियाज के नाम की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन अब मामला सेंसिटिव था, ऐसी बात थी। सो पुलिस जो है नॉर्मली जांच करना शुरू करती है, आसपास के लोगों से पूछती है, तो ये पता चलता है कि 7 तारीख को की शाम को तो वो देखा गया, लेकिन घर जाने के बाद वो देखा नहीं गया। अब 24 घंटे हो गए थे, इम्तियाज को किसी ने देखा नहीं था। उसके बाद जो है वो पुलिस इम्तियाज के घर जाती है, लक्ष्मी के घर जाती है, लक्ष्मी से की माँ से पूछताछ करती है, तो लक्ष्मी की माँ यही बताती है कि कल शाम को तो वो घर पर ही था, सुबह जब मैं उठी तो मैंने उसको देखा नहीं। इसके बाद जो लक्ष्मी से पूछताछ होती तो लक्ष्मी भी वही कहानी बताती है कि सुबह जब मैं उठी तो वो मुझे दिखा नहीं। अब पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था, उसे लगा कि शायद ये आपसी पारिवारिक रंजिश का मामला है और कोई किसी को फंसाना चाहता हो। लेकिन फिर ऐसे बातों बातों में पुलिस जो है लक्ष्मी का नंबर लेती है, उस नंबर की सीडीआर डिटेल निकाली जाती है। सीडीआर डिटेल निकालने के बाद जो है वापस पुलिस आती है लक्ष्मी के घर में। उसमें एक नंबर था और वो नंबर था कृष्णमूर्ति का, जिस पर सबसे ज्यादा बात की गई थी और 7 तारीख की रात को लगभग 3 से 4 बजे तक जो है उस नंबर पर बात की गई थी। अब ये सारी कड़ियां धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर पूछताछ की जाती है लक्ष्मी से, लेकिन लक्ष्मी भी थोड़ा बहुत बताती है। उसके बाद जो है कृष्णमूर्ति को उठाया जाता है, कृष्णमूर्ति का फिर जो भी अपना पुलिस रूटीन होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। कृष्णमूर्ति जो है सारी चीजें बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ, कैसे उसने उसके घर तक पहुंचा, किसने उसको मैसेज किया कि मैं मैसेज करूंगी तब आ जाना, किस चीज से उसने हत्या की। इवन फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो है जिस हथियार से उसकी हत्या की गई वो भी सारी चीजें मिल जाती हैं। फिर लक्ष्मी भी अपना मुंह खोलते, उसके बाद वो लोग बताते हैं कि हमने लाश जो है वो भद्रावती नदी में फेंक दी थी। पुलिस सब उसके बाद जो है तैराकों की तलाश करती है, तैराक जो मिलते हैं उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू होता है और उसके बाद जो है 9 जुलाई 2017 को भद्रावती नदी से इम्तियाज की लाश जो है बरामद की जाती है। इसके बाद केस चलता रहता। अभी लगभग 2023 में जो है जज थी इंदिरा मीलस्वामी चैटियार, इन्होंने जो है अपनी लाइनें लिखी कि
एक तो टीचर की हत्या और टीचर ने ही की। टीचर जो है समाज के लिए कितना जरूरी हो सकता है, और अगर टीचर ऐसी हरकत कर रहा है तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस माना और फांसी की सजा दी गई। कृष्णमूर्ति को भी और लक्ष्मी को भी, दोनों को फांसी की सजा दी गई। इसके अलावा जो उसका कजिन था कृष्णमूर्ति का, उसको 7 साल की सजा दी गई। इसके बाद अभी इन लोगों ने जो है हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट का कोई फैसला आया नहीं है। आगे क्या होता है देखते हैं। लेकिन जरा सा सेंस खो देना कहां से कहां पहुंचा देता है। ये रोज जो स्टोरीज मैं करता हूं कहीं ना कहीं आपको ये बता देती हैं कि क्राइम नेवर फेल्स। आप क्राइम करके बच तो सकते ही नहीं, कुछ ना कुछ क्लू तो आप छोड़ ही देंगे, और वही आपको जो है फांसी के तख्ते तक ले जा सकता है।